नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का हर साल पूछे जाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं, या उन सभी प्रश्नों पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। और प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को दिया गया है कि आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि निम्न में से क्या है। ठीक है, या निम्न में से कौन सा है। तो यदि हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 2 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रतिनिधि या विशिष्ट मान के रूप में आंकड़ों के संक्षेपण का एक तरीका है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि औरतों के सांख्यिकीय माप निम्न में से है, तो इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का समांतर माध्य भी है, माध्यिका भी है और बहुलक भी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यदि बात करें प्रश्न संख्या 4 पर, तो प्रश्न संख्या 4 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में सामान्यतः 3 सर्वाधिक प्रचलित औसत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये भी हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 जिसमें पूछा जा रहा है कि 4 परिवारों की मासिक आय 3,300, उसके बाद 3,600, या 4,400 और 5,000, उसके बाद 6,300 और उसके बाद 7,400। यहाँ परिवार की औसत आय निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो औसत आय इसकी हो जाएगी 5,000। ठीक है, आप लोगों को किस प्रकार से निकालना है शायद पता होगा, नहीं पता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। ठीक है, वैसे ये एक मैथ है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 6 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला माप निम्न में से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का समांतर माध्य। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 जिसमें पूछा जा रहा है कि समांतर माध्य को सामान्यतः डैश से निर्देशित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का x बार। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 जिसमें पूछा जा रहा है कि समांतर माध्य के परिकलन का अध्ययन मोटे तौर पर कितनी श्रेणियों के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 श्रेणियों में किया जा सकता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 9 पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि सामूहिक आंकड़ों की श्रृंखला के लिए प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। तो यदि हम लोग बात करें प्रत्यक्ष विधि से यदि हम लोग समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला को देखें तो वो हो जाएगा x बार इक्वल टू सिग्मा x बाय n। ठीक है, सिग्मा x बाय n है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 10 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी कक्षा के छात्रों के अर्थशास्त्र की परीक्षा में प्राप्तांक प्रदर्शित करने वाले आंकड़ों के समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो 40 है, 50 है, 55 है, 78 है और 57 है। ठीक है, तो इसका यदि हम लोग समांतर माध्य की गणना करेंगे उस फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है, तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा सी 56। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला लगा करके देखोगे। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 11 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य की गणना निम्न में से किस सूत्र से की जाती है, इस सूत्र द्वारा की जाती है। देखिए इसमें कल्पित माध्य विधि द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो कल्पित माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है वो है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d बाई n। ठीक है, इस फॉर्मूला से निकलेगा आप लोगों का। प्रश्न संख्या यदि 12 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए पद विचलन विधि से समांतर माध्य की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। तो किस सूत्र से किया जाता है, इस बार आप लोगों को बोला गया है विचलन विधि द्वारा। ठीक है, तो विचलन विधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डैश बाई n इंटू सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 13 पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि समांतर माध्य में मदों के विचलनों का योग सदैव होता है। तो मदों के विचलनों का योग कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा 0। प्रश्न संख्या 14 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि समांतर माध्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये चरम मानों से प्रभावित होता है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 15 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान जो वितरण को 2 समान भागों में बांटता है वह है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप जो आंकड़ों की माध्य
स्थिति पर आधारित होता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यिका कहलाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 जिसमें पूछा जा रहा है माध्यिका उस चर का डैश मान है जो वितरण को दो समान भागों में बांट देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्थितिक को। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या, मतलब इसका स्थितिक है, मैंने एक्स्ट्रा को लगा दिया, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये बिल्कुल फ्री है, आपको पैसा नहीं लगाना है इस पर, है ना। और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहेगा तो आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छा कंटेंट अपलोड करता रहूँगा। ठीक है। अभी 11th क्लास में हो आप लोग, मेरे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स नहीं है जिससे मैं लाइव आकर के आप लोगों को पढ़ाऊँ। हाँ, लेकिन आप लोग जब तक 12th में जाओगे तब तक हो सकता है बहुत कुछ हो जाएगा, तो मैं आप लोगों के लिए लाइव आकर के पढ़ाऊँगा। ठीक है। क्या तो आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 18 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि माध्यिका आंकड़ों को डैश बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 भागों में। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 19 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का आरोही क्रम में और आरोही क्रम में, तो ये दोनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 जिसमें पूछा जाए जब आंकड़ा समुच्चय को उसके परिणाम के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्यवर्ती मान डैश होता है। तो मध्यवर्ती मान क्या हो जाता है? तो उस टाइम मध्यवर्ती मान जो है वो 7 हो जाता है। ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें, 1 मिनट, ठीक है, मैंने ऑप्शन किसी अलग का बता दिया। तो जैसे कि हम लोगों को कहा है कि जब आंकड़ा समुच्चय को उसके परिणाम के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्यवर्ती मान क्या होता है? ठीक है। अच्छा, मध्यवर्ती मान इसका पूछा गया है, तो इसका मध्यवर्ती मान हो जाएगा आप लोगों का माध्यिका ही जो है उसका मध्यवर्ती मान होगा। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 21, तो जिसमें पूछा जाए दिए गए आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो दिया गया 5, 7, 6, 1, 8, 10, 12, 3 और 4, तो इसका माध्यिका आप लोगों को निकालना है। ठीक है, माध्यिका का फॉर्मूला आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग निकालिएगा खुद से। ठीक है, पर इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। ठीक है, मतलब 6 निकल जाएगा माध्यिका। देखिए अभी मैं आप लोगों को गणित वगैरह इतना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम है नहीं, और हम लोगों को जल्दी से जल्दी सिर्फ सिलेबस को पहले ख़त्म करना है, और उसके बाद सिलेबस यदि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ख़त्म हो जाती है तो मैं आप लोगों के लिए सारा का सारा मैथ को भी बता दूंगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर आए, तो जिसमें पूछा जाए दिए गए आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात कीजिए। 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, इसका माध्यिका दिया गया। माध्यिका आप लोग आराम से निकाल सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 120। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 जिसमें पूछा जा रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में माध्यिका, तो यहाँ पर माध्यिका क्या हो जाएगी? तो इसका माध्यिका हो जाएगा श्रृंखला के सभी मानों के प्रति संवेदनशील नहीं होता है, ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 24 पर, तो प्रश्न संख्या 24 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि माध्यिका होता है आंकड़ों के, तो माध्यिका आंकड़ों का क्या होता है? तो आंकड़ों का केंद्रीय मदों के मान पर संकेंद्रित होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 पर यदि आए, तो प्रश्न संख्या 25 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चतुर्थक के माप है जो आंकड़ों को डैश बराबर भागों में बांटते हैं। तो आंकड़ों को जो है ये 4 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 26 पूछा जा रहा है शतमक वितरण को डैश बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 बराबर भागों में विभाजित करता है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 27, तो जिसमें पूछा जा रहा है निम्न चतुर्थक कहा जाता है। तो इसमें से निम्न चतुर्थक किसको कहा जाता है? तो प्रथम चतुर्थक को निम्न चतुर्थक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 जिसमें पूछा जा रहा है उच्च चतुर्थक कहा जाता है, तो उच्च चतुर्थक किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक चतुर्थक को जो उच्च चतुर्थक कहा जाता है। आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 29 पत्र जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम चतुर्थक की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जाती है। तो प्रथम चतुर्थक की जो गणना है वो किस सूत्र के द्वारा की जाती है? इसका हो जाएगा Q = n+1/4 के मदों के आकार का। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 30, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि तृतीय चतुर्थक की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जाती है। तो यदि 30 का यदि बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का Q = 3 × n+1/4। ठीक है, इस रूप में की जाती है। प्रश्न संख्या 31 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि माध्यिका की स्थिति सदैव समांतर माध्य और बहुलक के डैश में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बीच में होती है। ठीक है।
आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 32 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि माध्यिका निम्न में से संबंधित होती है। तो माध्यिका इनमें से किससे संबंधित होती है? तो द्वितीयक चतुर्थक से संबंधित होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 33 पर बात करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है माध्यिका के निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो माध्यिका जो होती है उसको दर्शाया जाता है एम के द्वारा। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 34 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी श्रृंखला में सर्वाधिक बार प्रकट होने वाला मान कहलाता है। तो किसी श्रृंखला में सबसे अधिक बार प्रकट होने वाला मान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बहुलक कहलाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 35, जिसमें पूछा जा रहा है कि बहुलक को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो बहुलक का जो है एम नॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 36 पर, तो प्रश्न संख्या 36 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि दिए गए आंकड़ों से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हम लोगों को दिया गया है इसमें से बहुलक निकालना है। तो आप लोगों को पता ही है बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 26। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 37, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि गुणात्मक आंकड़ों को निम्न में से किसके द्वारा सामान्यतः दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बहुलक को। ठीक है। प्रश्न संख्या 38, जिसमें पूछा जा रहा है कि बहुलक शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है? तो बहुलक शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के ला मोड शब्द से हुई है। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 39 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि एक जूता कंपनी को केवल वयस्क के लिए जूता बनाता है, सर्वप्रथम लोकप्रिय आकार के जूते की जानकारी लेना चाहता है, इसके लिए कौन सा औसत सर्वाधिक उपयोग होगा? ठीक है, या तो फिर उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, बहुलक। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 40, तो 40 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि केंद्र प्रवृत्ति की माप और या औरतों का प्रयोग, औरतों नहीं, औसतों का प्रयोग। ठीक है ना, वैसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। खैर, औसतों का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा आंकड़ों के संप्रेषण। ठीक है। तो चलिए देखिए, आप लोगों को और भी यदि ऐसा वीडियोस चाहिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।